मांग लिया है। क्यों मांग लिया है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने मोहम्मद यूनुस को कुछ ऐसी एडवाइस दे दी जो पूरी तरह से बांग्लादेश में भारत की मंशा को पूरा करने जैसी थी। अभी हम उस तरफ भी चलेंगे। तो फिलहाल के लिए इनसे डिमांड कर ली गई है कि मंत्रियों को हटा दो अपने यहां से। तो बीएनपी इनके खिलाफ हो गई है। अब इसको इस तरह से सारगर्भित किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जिनका समर्थन था वो लोग खड़े होने लगे कि आप अपने में से लोग हटाइए साहब। अच्छा, जिया ने यूनुस के ऊपर प्रेशर कहा और कहा कि जितना जल्दी हो सके अब चुनाव करवाइए। बहुत दिन हो गया, सत्ता का सुख आपने ले लिया, राजनेता हम हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, तो ऐसे में भैया राजनीति में आने दो हमें, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो, हो गया रिफॉर्म आपका। इधर से सेना ने इनको धमका दिया। अब सेना ने कैसे धमकाया उसकी कहानी सुनते हैं। देखो क्या है, बांग्लादेश को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश है ना, भारत के साथ तो बॉर्डर साझा करता ही है, एक जगह से और बॉर्डर साझा करता है लगभग 250 किलोमीटर का, और वो करता है म्यांमार के साथ में। म्यांमार का ये वाला जो येलो कलर आपको दिख रहा है, ये रखाइन प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। प्रोविंस बोले तो राज्य समझिए। ये जो रखाइन राज्य है ना, यहां पर पाए जाते हैं रोहिंग्या। पाए जाते हैं से क्या मतलब है समझिए। बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य बांग्लादेश म्यांमार में बौद्ध मेजोरिटी में रहते हैं, बुद्ध लोग जो हैं वो मेजोरिटी में रहते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले। और जो बुद्धिस्ट हैं वो रोहिंग्या जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें नहीं रहने देना चाहते। उनका मानना है कि यहां पर मुसलमान नहीं रहेंगे, केवल बुद्धिस्ट लोगों का शासन होना चाहिए। तो ऐसे में म्यांमार के अंदर मैक्सिमम क्षेत्रों से मुस्लिमों को मार मार कर भगाया गया और वो समटते सिमटते इस क्षेत्र में रखाइन स्टेट में आकर के आ गए। मतलब एक तरफ बस अब बंगाल की खाड़ी है, अगर इधर से और जोर लगा दिया जाए तो ये लोग इधर पानी में कूद पड़ेंगे। इस तरह से इन्हें इस क्षेत्र में लाकर कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया और कॉन्सेंट्रेट करके इस क्षेत्र में उनका परसिक्यूशन शुरू हुआ, उनको मारा जाना शुरू हुआ। इसके चलते यहां से बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं ने पलायन किया। यहां से निकल निकल कर जिसको जो मिला, चाहे बोट मिली हो या फिर बॉर्डर क्रॉस करना हो, जहां जहां भाग सकते थे रोहिंग्या यहां से भागने शुरू हुए। लाखों की संख्या में रोहिंग्या भागे। उनमें से लगभग 18 लाख के आसपास नंबर है, ये मिलियन प्लस लोग कहा जाता है। 18 लाख के आसपास लोग इस 250 किलोमीटर के बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश में आ गए। बांग्लादेश में ये जो रोहिंग्या मुसलमान आए वो ये सोचकर आए कि भैया तुम भी इस्लामिक कंट्री हो और इस्लामिक लोगों की तुम रक्षा करोगे। ये यहां एंट्री कर गए। अब जब रोहिंग्या यहां एंट्री किए तो बांग्लादेश में तो पहले ही संकट बहुत था कि ये खुद को कैसे पालें। ऐसे में इन्होंने इन पूरे रोहिंग्याओं को एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रोकने का प्रयास किया। ये जो आप डिफरेंट कलर में देख रहे हैं, ये असल में कॉक्स बाजार नाम की डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के अंदर। तो कॉक्स बाजार में इनको रोकने का यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने का काम किया कि सब ये लोग यहीं रुको। तो ये समझो कि मैक्सिमम रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहते हैं, या तो रोहिंग्या रखाइन में है या कॉक्स बाजार में है। और बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन करके कोई थाईलैंड गया। भारत में भी लगभग 50,000 के आसपास रिपोर्टेडली बताया जाता है कि रोहिंग्या पहुंचे थे। अच्छा, तो इस तरह से रोहिंग्याओं का यहां पर मूवमेंट हुआ। अब क्या है कि बांग्लादेश को इन रोहिंग्याओं को वापस यहां भेजना है और यहां पर रहती है अराकान आर्मी। अब ये अराकान आर्मी की क्या कहानी है? अराकान आर्मी वो है जो म्यांमार की सरकार से भी झगड़ा करती है। किस बात का झगड़ा करती है? कि भाई तुम लोगों ने इन रखाइन में रह रहे जो रोहिंग्या हैं इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। तो ये जो अराकान क्षेत्र है, अराकान आर्मी बुद्धिस्ट लोगों की एक रिबेलियन सेना है, जो कि एक तरह से कहिए कि क्रांतिकारी लोग हैं इस क्षेत्र के। भारत द्वारा समर्थित माना जाता है उनको, ऐसे आरोप लगते हैं भारत के ऊपर। अराकान आर्मी को ही भारत ने चार्ज किया है यह कहकर कि बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। मैंने आप लोगों से पहले भी एक बार कहा था कि बांग्लादेश को यहां से तोड़ा जा सकता है, और इस तोड़ने की जो मंशा को हमने पहले भी आपके सामने रखा था। यह भारत के ऊपर जब सोचता है कि भारत का चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाया जाए, तो अराकान आर्मी को काम दे दिया जाए कि वो बांग्लादेश को 2 भागों में तोड़ दे। हमने ये पहले भी जिक्र किया था एक बार जब बांग्लादेश बहुत चू चू कर रहा था। ऐसे में अब क्या है कि यहां से अराकान सेना रोहिंग्याओं के लिए यहां पर भी संकट बनी हुई है। अब क्या होता है, पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये जो विस्थापित रोहिंग्या हैं, अच्छा अब होता क्या ना कि यूएन के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए काम करता है कि चलो भाई मानव अधिकार के लिए काम करेंगे, जहां विस्थापित लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करेंगे, बड़ा सारा फंड उठाएंगे और उस फंड का फिर अलग तरह से मोबिलाइजेशन करेंगे, अनरेस्ट में उसका यूज कैसे करना है, चेहरा दिखाएंगे कि हम सहायता करने आए हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो लोग क्या करते हैं। फिर भी यूएन के ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं, सीधा ये मानते हैं कि भला चाहते हैं। वो यहां पर भला करने के हिसाब से पहुंचे।
यूएन यूएस के फंड से बहुत ज्यादा ऑपरेट होता है, खुद मुख्यालय अमेरिका में बना हुआ है। ऐसे में यूएस की जो मंशा है वो यूएन की मंशा है, और यूएस की जो मंशा है वो बैठा हुआ व्यक्ति यहां पर है। मतलब इस जगह पर जो यूनुस बैठा है वो बाइडेन के काल से ही बिठाया गया है। तो मोहम्मद यूनुस तक यूएन की टीम पहुंचती है अप्रैल में, और वो कहती है कि यार क्यों ना आप ऐसा करो कि इस जगह कॉक्स बाजार से रखाइन प्रोविंस तक आप मदद भेजो। मदद भेजने का तरीका क्या हो? बोले यहां से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाए। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मतलब क्या है कि बांग्लादेश से मानवीय सहायता भेजी जाएगी रखाइन प्रोविंस के अंदर रोहिंग्याओं को, और बांग्लादेश में हम लोग अपना सामान रख देंगे। कौन सा सामान रख देंगे? फूड रख देंगे, शेल्टर के लिए आवश्यक जो चीजें हैं हम यहां रख देंगे, और यहां से आप इनकी सहायता पहुंचाओ। मोहम्मद यूनुस तो नोबल प्राप्त किए हैं, वो खिलाफ कैसे बोलेंगे? बोले जो हुक्म मेरे आका। तो इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ओके, हम एक मानवीय गलियारा बनाएंगे और इनकी मदद करने के लिए सामान भिजवाएंगे। यह मामला सेना को कतई पसंद नहीं आया। क्यों पसंद नहीं आया? बोले महामूर्ख आदमी, तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा है कि अमेरिका तुमसे क्या चाह रहा है? बोले क्या चाह रहा है? बोले तुमको दिखा रहा है कि इधर से मदद भेजो, लेकिन जो रास्ता इस तरफ से उधर मदद भेजने के लिए जाएगा, क्या तुम्हें नहीं लगता उसी रास्ते से चल करके और रोहिंग्या इधर घुस आएंगे? पहले ही कॉक्स बाजार में रोहिंग्या भरे पड़े हैं, और ज्यादा रोहिंग्या अगर बांग्लादेश में आ गए तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन क्या है? नंबर दूसरा, तुमने अराकान सेना का सोच क्या रखा है? तुम यहां से भेजोगे मानवीय सहायता कि हम रोहिंग्याओं की मदद करना चाहते हैं, और मदद के नाम पर बांग्लादेशियों को मरने भेजोगे क्या अराकान सेना के सामने? सेना इस बात पर भड़क गई कि तुमने बात भी करी है अराकान सेना से। बोले वो पार्टी नहीं है, फिर किससे बात करें? बोले करो उससे बात, ये इस क्षेत्र में राज अराकान सेना ही करती है। तो बोले हाँ। तो मोहम्मद यूनुस बोलते हैं हाँ हाँ बात करी है, हम बात कर रहे हैं, हम प्रोसेस में हैं उनके साथ। तो इन्होंने जैसे ही ये गलियारे का परमिशन दिया, कलेश मच गया। सेना ने कहा कि भाई हम अपने लोग क्यों मरवाएंगे, अराकान सेना मार डालेगी उन्हें। अराकान सेना म्यांमार की जुनता पर भारी पड़ती है, तब तो ये हमारा तो हाल खराब करेगी। अराकान सेना को भारत का समर्थन बताया जाता है, तो ऐसे में वो तो और ज्यादा अंदर घुस जाएगी और भारत का जो मिशन है वो पूरा होता दिखेगा। ये बात सेना ने मोहम्मद यूनुस को धमका दी, और मोहम्मद यूनुस ने 2 दिन भी नहीं लगाए, अपनी बात से पलटी मार गए और इतना डर गए कि इस्तीफा देने की बात करने लगे कि मैं रिजाइन कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हो, मैं मानवीय सहायता करना चाहता हूं। क्योंकि अभी उसके समर्थन में क्या है, थोड़ा बांग्लादेश के अंदर सिंपैथी है, तो सिंपैथी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कि भाई मैं अपने इस्तीफे की बात करूंगा तो जनता मेरे साथ उमड़ पड़ेगी। भारतीय राजनीति में सफल प्रयोग रहा है, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने यहां करने का प्रयास किया कि मैं इस्तीफे की बात करूंगा, जनता मुझे फुल बहुमत से नेता बना देगी। तो ऐसे में इन्होंने इस्तीफे का कार्ड चला है। यह बात खुद नाहिद इस्लाम ने बीबीसी को बताई और कहा कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं रिजाइन कर दूं, क्योंकि लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे, यहां के राजनीतिक दल एक साथ नहीं आ रहे मेरे साथ। अच्छा, अब कई सवाल आप में से लोगों के बन भी सकते हैं, और वो लोग कहेंगे कि सर एक बात बताइए, इन्हें मानवीय सहायता भेजने का यही रास्ता नजर आया? इतनी बड़ी बंगाल की खाड़ी खड़ी है, इतने सारे समुद्र से जहाज जाते हैं, खूब सारी मदद भेजो, खूब सारा समुद्र पड़ा है। देखिए, आपको याद होगा अमेरिका ने पहले भी इनसे इसी क्षेत्र में एक एयरबेस मांगा था, जिसके कारण शेख हसीना को अपने पद से जाना पड़ा। धीरे धीरे चीजें वहीं जा रही हैं। शेख हसीना ने कहा था कि डोनाल्ड लू आए थे मुझसे कहने कि मुझे यहां पर एक बेस दे दो, मैंने वो नहीं दिया और अमेरिका ने मेरी सत्ता उखड़वा दी। अब इन पर भी वही चीज मांगी जा रही है कि आप हमें बेस दे दो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर। अब क्योंकि पुराना अगर सिस्टम ले आए कि हमने एयर बेस बनवाया था, इस बात को अगर ले आए तो अमेरिका की बातें पकड़ में आ जाएंगी, शेख हसीना सही सिद्ध हो जाएंगी। ऐसे में इन्होंने यहां क्या कार्ड चला, ह्यूमैनिटेरियन के लिए हमें एक जगह दे दो, हम यहां पर ह्यूमन कॉरिडोर बनाएंगे और मदद भेजेंगे। कुल मिलाकर के वो लोग अपना एक सेंटर यहां डालना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि वो यहां आकर बैठे ताकि इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। यहां पर उसकी कोई पकड़ नहीं है, अभी आदमी जरूर बिठाया पपेट टाइप का, लेकिन यहां कंट्रोल नहीं है, इसलिए अमेरिका यहां आना चाहता है। ये पहले भी बात अपन ने जिक्र की है, और शेख हसीना ये कहते कहते ही पद छोड़ी थी। तो यहां पर वो क्या पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए तो सेना खिलाफ हो गई। इस पर यहां सेना प्रमुख बोले नो ब्लडी कॉरिडोर। अब ये जो नो ब्लडी कॉरिडोर है ना, यूनुस इससे एकदम घबरा गए और राजनीतिक दाव चल दिए, मैं रिजाइन कर दूंगा अगर आप लोग मुझे काम नहीं करने देंगे तो। खैर, ऐसे में धमकी सरकार को मिली है, सरकार को मिली है। सरकार की तरफ से यानी यूनुस ने अपनी तरफ से खूब सारे ट्वीट्स डालकर पूरा स्पष्टीकरण डाला कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बातें क्यों हो रही थी,
क्या कन्फ्लिक्ट है, हम क्या सहायता कर सकते हैं, ये इन्होंने अपने तरफ से पूरा अपडेट डाला, जो अपडेट मैंने आप लोगों को दे दिया है। ये सारी बातें इन्होंने खूब तरीके से रखी कि हम करना क्या चाहते थे, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रोहिंग्या पीपल्स की मदद यूएन करना चाहता था। हम चाहते थे कि हमारे इसी रास्ते से रोहिंग्याओं को वहीं वापस भेज दें, जो कि यहां पर आए हुए हैं लगभग 10 लाख से अधिक संख्या में, उन्हें हम वापस भेजना चाहते हैं। लेकिन अब अगर तुम लोग चाहते हो कि यह ऐसा ना हो, तो हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो रोहिंग्याओं का केस बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा केस है, और यह यूनाइटेड नेशंस की टीम है जो अप्रैल में यहां आई थी, और उस टीम के द्वारा यहां पर जो जानकारियां इकट्ठी की गई थी, जिसके चलते ये बाबा बोले कि हां अपन कर देंगे, तो ये अपने फैसले से पलट चुके हैं। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है, सेना इनके पूरी तरह से खिलाफ इसलिए हुई कि आपने देश के सिक्योरिटी विषय पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की घोषणा स्वतः ही कैसे कर दी? आपने हमको लूप में क्यों नहीं लिया? सेना इस बात से नाराज कि तुम हमें भी बाईपास कर गए। नंबर दूसरा, अपोजिशन पार्टी इसलिए नाराज कि तुम हमारी मदद से सत्ता में आए, अंतरिम सरकार बनाए, अब तुम चुनाव का नाम नहीं ले रहे हो। अब तुम जा रहे हो अप्रैल मई के अंदर कि अब तब कराएंगे। तो भाई फिर हम तब तक हमारा क्या होगा नहीं पता। तीसरा, जिन छात्रों के साथ ये सत्ता में आए थे, अब वो अपनी राजनीतिक दल बना चुके हैं, और छात्र आंदोलन से पनपी हुई जो पार्टी होती हैं, उन्हें एक्टिविज्म ही, जिनको एक्टिविज्म ने जन्म दिया है, वो एक्टिविज्म से ही सत्ता तक बने रहते हैं। अब ऐसे में नाहिद इस्लाम जैसे लोग जिनकी मदद से ये सत्ता में आए थे, अगर वो अपने आप को बेरोजगार पाएंगे कि यार हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये करने ही नहीं दे रहे हैं, रिफॉर्म के नाम पर सत्ता पर बैठ गए हैं, तो ऐसे में उनका चार्म लोगों में खत्म हो जाएगा। वो मानेंगे कि स्टूडेंट अनरेस्ट ने इन्हें जन्म दिया था, ये बहुत बुरे निकले। तो वो लोग भी अब कहीं ना कहीं वापस से बांग्लादेश के अंदर एक मोमेंटम चाहते हैं। कुल मिलाकर माहौल तैयार है, गोटियां बिछ चुकी हैं, इलेक्शन होने हैं, और ऐसे में यह भी हो सकता है कि एक पार्टी बनकर या एक चेहरा बनकर किसी पार्टी से चुनाव में उतर जाएं। ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये दांव पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। सेना का स्पष्ट मत है कि तुम लोग हर चीज पर बोलते थे, रखाइन के मामले पर तुमने कुछ नहीं बोला, तुमने रोहिंग्याओं के मामले पर अपनी तरफ से बांग्लादेश को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। कुल मिलाकर के बांग्लादेश में हो सकता है अगले 2 महीने में मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर आ जाए, इस तरह के माहौल बाजी के चलते, और दिसंबर एक्सपेक्टेड है, लेकिन हो सकता है कि अक्टूबर तक यहां इलेक्शन हो जाए। हालांकि एनएसए जिसके इस्तीफे की मांग की गई, वो बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि हम कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर नहीं बना रहे हैं, हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया है। लेकिन इस प्लान के कैंसिल होते ही ये अपनी तरफ से खुलकर सामने आ चुके हैं। देखना होगा सेना खुद तख्ता पलट करवाती है या इलेक्शन करवाती है, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल की कैलकुलेशन इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है, ये रुके रहेंगे या चले जाएंगे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, अपनी राय लाइव सेशन के एंड में वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर डालिए। सेशन पसंद आए तो उसे अपने साथियों से भी ज्यादा साझा करें, और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके कमेंट्स को जितना समय मिलता है मैं पढ़ता अवश्य हूं, और कुछ एक कमेंट्स को अपनी तरफ से लाइक भी करता हूं। जिन्हें लाइक नहीं कर पाता हूं उन्हें भी यह संदेश दे सकता हूं कि आप सभी मुझे बहुत प्रिय हैं, और आपके मैसेज मुझे समझने का अवसर देते हैं कि आप क्या सोचते हैं।